हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डेट है 7 अक्टूबर 2020 और देख लेते हैं कौन से आर्टिकल्स आज अपन डिस्कस करेंगे एडिटोरियल पेज और आइडिया पेज से। सबसे पहले तो ये वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे। इसमें थोड़ा सा ब्रीफिंग यहीं पे दे देता हूँ, रीज़न बीइंग कि इसमें ज़्यादा कोई डिटेल इतनी काम की है नहीं, क्योंकि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई अभी 42nd और अभी 43rd मीटिंग अपकमिंग जो 12 तारीख आ रही है, आने वाले 2-4 दिन के बाद में तब मीटिंग होगी। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट जो निकाले जा रहे हैं वो मैं यहीं पे बता देता हूँ कि अभी भी जो स्टेट्स हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बीच में कोई कंसेंसस नहीं बन के आ रही है कि जो स्टेट्स को जो कॉम्पनसेशन देना था। मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ आपको कि जब जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई थी 2017 में, तब एक कॉम्पनसेशन एक्ट पारित किया गया था। उस एक्ट के अंतर्गत ये चीज़ फाइनलाइज की गई थी कि जो स्टेट्स हैं वो अपने लगभग 60 to 70% अपने टैक्स रेवेन्यू को एक तरीके से सरेंडर कर रही थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथे कि भाई ठीक है, आपको हम हमारी ये जो पावर्स हैं रेवेन्यू कलेक्शन की ये आपको देते हैं। पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके बदले में उनको एक अश्योरिटी दी थी, एक गारंटी दी थी कि भाई अगर आपको आने वाले 5 सालों तक, मतलब 2022 तक, 2017 से काउंट करोगे 2022 आ गया, ओके, तो 2022 तक अगर आपको कहीं पर भी टैक्स कलेक्शन में जीएसटी की वजह से आपकी कहीं रेवेन्यू लॉस होता है तो हम उसको कॉम्पनसेट करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कॉम्पनसेशन सेस लगाना पड़े या फिर उसके लिए ज़्यादा ही परेशानी आ गई तो उधार लेकर भी हम आपको कॉम्पनसेट करेंगे। ओके, ये एग्रीमेंट हो गया। अभी क्या है, शुरुआती 2 सालों में तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अच्छे से परफॉर्म कर दिया, 2018 तक आते आते 19 तक आते कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब 20 में क्या प्रॉब्लम आ रही है, देखो कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुकी पड़ी हैं। दूसरा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुकी पड़ी है तो उसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी रेवेन्यू तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से तो आता है, तो रेवेन्यू कलेक्शन बहुत कम हो गया। तो इस पॉइंट को, कोविड-19 को, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं अपनी अभी निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने एक्ट ऑफ गॉड ये एक टर्म दे दी और ये बोला कि इसके ऊपर इंसान की कोई जोर नहीं है और यहाँ पर ये जो एक अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस जो क्रिएट हो गई है तो उस केस में स्टेट्स को जो है वो खुद को एक बार डील करना पड़ेगा। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर देगी, उसके लिए अपन ने बहुत से आर्टिकल्स भी डिस्कस किए। तो इस आर्टिकल में तो इतना ही बताया जा रहा है कि स्टेट और सेंटर के बीच में अभी भी कॉम्पनसेशन को लेके जो एक डिस्प्यूट है वो अभी अनरिजॉल्व ही रह गया, कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई वहाँ पे। और इस मीटिंग में जो अभी रिसेंट हुई उस मीटिंग में ये देखा गया कि पॉलिटिकल डिवीज़न देखा गया कि सेंटर में अभी रूल किसका चल रहा है, बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट, ठीक है। तो एनडीए सरकार का जो सपोर्ट कर रहे थे, फॉर एग्जांपल बीजेपी रूलिंग जितने भी स्टेट्स हैं, उन्होंने तो देखो सेंटर के साथ में जो ऑप्शन दिया सेंटर ने वो चीज़ मान ली कि चलो ठीक है हम मार्केट से खुद से डील कर लेंगे। बट दूसरी तरफ जो स्टेट्स ओपोजिशन पार्टीज़ के द्वारा रूल किए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल कांग्रेस के द्वारा या फिर कहीं पे कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है, तो उन स्टेट्स ने बिल्कुल ही, मतलब सेंटर ने जो ऑप्शंस दिए हैं उन ऑप्शंस में से बिल्कुल एक भी मानने से मना कर दिया। तो जो एक पॉइंट हम बार बार बात करते हैं जब जीएसटी काउंसिल की बात आती है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत शानदार एग्जाम्पल है, तो वो जो चीज़ है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं वीक होती हुई दिखाई दे रही है इन मीटिंग्स में। तो पॉइंट वही आ जाता है घूम फिर के कि देखो अभी आपको ये चीज़ें क्लियर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कॉन्ट्रावेंशन आपके बीच में आ रहा है ना, स्टेट और सेंटर के बीच में, किसको लीड करना चाहिए, कौन अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है वो, और ये जो कॉम्प्लिकेशन जो बन रहा है अभी कि ये कॉम्पनसेशन का इशू वो कैसे सेटल आउट किया जाए, तो ये तो अभी बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। रीज़न बीइंग की इकोनॉमिक क्राइसिस तो है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ पर ज़रूरत है सेंटर को कि वो एक कॉन्सिलरी अप्रोच की कोशिश करे जिससे कि सबकी बातें सुनी जाएं और सबके ग्रीवांसेस को एड्रेस किया जा सके, ठीक है। जीएसटी काउंसिल में मेजॉरिटी बेस्ड वोटिंग होगी। अब अगर कोई भी रेजोल्यूशन पारित करवाया जाएगा तो सेंटर के खुद के स्टेक और प्लस में बीजेपी लेड जो स्टेट्स हैं, अगर वो सेंटर के साथ में फेवर कर जाएंगे तो अपोजिशन पार्टी वाले जो स्टेट्स हैं उनकी तो बात ही नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर आर्टिकल एक ही चीज़ कहता है कि ब्रूट मेजॉरिटी की बजाय आप कॉन्सिलरी अप्रोच की तरफ जाओ जहाँ पर स्टेट्स की बात सुनो भी और उनको कन्विंस करो और एक कंसेंसस बेस्ड आप डिसीजन लो, ठीक है।
और लास्ट में वही बात रिपीट हो रही है कि स्टेट्स ऑलरेडी कोविड-19 से फाइट करने में मतलब फ्रंट फाइटर्स हैं, तो उनके लिए तो वैसे ही क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। तो आप इनको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करो और फिर उसके हिसाब से वर्किंग होनी चाहिए। हमारी जो इंस्टीट्यूशन है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को शो करने वाली जीएसटी काउंसिल, वहाँ पर। तो इस आर्टिकल में इतना ही था जो मैंने बता दिया। ये आर्टिकल बिल्कुल काम का नहीं है, ये आर्टिकल भी काम का नहीं है। ये आर्टिकल यूपी में जो हाथरस गैंगरेप हुआ है, इसके पहले यूपी में इंस्टेबिलिटी लगातार थी, चाहे पहले समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट हो या अब बीजेपी की गवर्नमेंट हो। जो यूपी का स्टेटस है वो लगातार डिक्लाइन करता जा रहा है। वो चाहे किसी भी केस में ले लो, कास्ट बेस्ड यहाँ पर कुछ ना कुछ इशू चलते रहते हैं, रिलीजन बेस्ड यहाँ पर इशू चलते रहते हैं, CAA बेस्ड जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके बेसिस पे जो कॉन्फ्लिक्ट था उसकी वजह से कंट्रोवर्सीज लगातार बढ़ती रहती हैं, गैंग रेप्स के केस आते रहते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर राइटर का एक ही है कि यूपी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बहुत ग्रेव सिचुएशन का सामना करता हुआ दिखाई दे रहा है आज की पॉलिटिकल सिनेरियो में। अगर अपन देखें तो इस आर्टिकल को आप एक बार इंडिविजुअली पढ़ लोगे तो केवल रिवीजन टाइप चीज़ें हैं कि क्या क्या क्राइसिस प्रीवियस हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यूपी स्पेसिफिक है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर एक बार पढ़ लेना आप, ठीक है। तो ये आर्टिकल भी डिस्कस नहीं करेंगे, ये वाला आर्टिकल अच्छा है, इस आर्टिकल को अपन डिस्कस करेंगे अभी। इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो अपन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर दूसरे पेज पे अपन ये वाला आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल एक पर्टिकुलर स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सट्रैक्ट करेंगे जो कि हमारे लिए कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे लिखने में काम आ सकते हैं। जैसे कि एथिक्स पेपर में अपन पढ़ते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन वाला जो हो गया, सोशल ऑडिट की अपन बात करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जब पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है ना, अच्छा ये जो प्रीलिम्स 2020 का है ना, इसमें क्वेश्चन था भी कि हमारी ब्यूरोक्रेसी की मेन टेंडेंसी क्या है, मेन मतलब थीम क्या है, तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन ही थी, वो आंसर उसका वही था। तो आप देखना कि किस तरीके से हम यहाँ पे एथिक्स पेपर से रिलेट कर सकते हैं इस पूरे प्रोग्राम को। अच्छा है ये आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल एक रिवीजन टाइप रहेगा अपना, जो भी कोड्स आए हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो रिफॉर्म लाने के लिए, लेबर जो लॉज हैं उनको, तो वो देखेंगे अपन। और ये वाला आर्टिकल बिल्कुल काम का नहीं है अपनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट आर्टिकल है अपना द एब्सेंस ऑफ विमेन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब लिखा गया था, बनाया गया था, ड्राफ्ट किया गया था, फाइनलाइज किया गया था, या हम अपनी फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ही अच्छे से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इवन जब दांडी यात्रा पे महात्मा गांधी जा रहे थे तो उन्होंने भी शुरुआत में तो एक बार ऑब्जेक्ट किया था कि वुमेन को नहीं जाना चाहिए इस तरीके से हार्डशिप वाले कामों में, बट सरोजिनी नायडू ने गांधी जी को कन्विंस किया कि आप वुमेन पार्टिसिपेशन भी आप ज़्यादा से ज़्यादा होने दो, मासेस को पार्टिसिपेट करने दो। तो महात्मा गांधी ने भी हाँ कर दी थी, बोला चलो ठीक है इनको लेके चलो। पर आज हमारे यहाँ पर जो जेंडर पैरिटी हम चाहते हैं वो नहीं मिलती। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब अभी तक भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करती हुई दिखाई देती है। गैंग रेप हमारे एक कॉमन थिंग बन चुकी है, रिपीटेडली हमारे यहाँ पर कुछ ना कुछ होता रहता है। तो एक इशू ज़रूर उठ के आता है कि क्या वुमेन पार्टिसिपेशन जो था तो उन वुमेन ने अपनी खुद के राइट्स के लिए कोई बात नहीं कही। बिल्कुल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए बहुत सारे प्रोविजंस हैं, जहाँ पर ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड भी बात होती है तो वुमेन राइट्स से भी रिलेटेड बात होती है, तो राइट टू इक्वालिटी की बात भी होती है, तो राइट टू फ्रीडम की भी बात होती है। तो इन सारे प्रोविजंस के होने के बावजूद आज ऐसी डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड वुमेन, ठीक है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है वो अभी भी बहुत सारा परेशानियों का कारण, मतलब परेशानियों का सामना करता हुआ दिखाई देता है। आज कीनिया अफ्रीकन कंट्री है जो कि बहुत ही बैकवर्ड, अब धीरे धीरे एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रहा है। वहाँ पर 2/3 रूल है कि कीनिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ये अपन कोड कर सकते हैं जब कभी भी रिफॉर्म्स की बात आए कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात आए तो कीनिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 27 क्लॉज 8 जो है वो ये कहता है कि कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर हो या फिर कोई भी मतलब एक इलेक्टेड बॉडी जो भी होगी, वहाँ पर एक जेंडर के टोटल इलेक्टेड मेंबर्स जो होंगे उनकी संख्या 2/3 मतलब 67% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो,
तो यहाँ पे आप देखो 33% रिजर्वेशन ऑटोमेटिकली दूसरे जेंडर के लिए हो गया कि नहीं। मान लो 67% वुमेन पार्टिसिपेशन हो जाता है तो 33% मेल हो जाएंगे, तो वो अपने राइट्स के लिए फ़ाइट कर पाएंगे कि नहीं। दूसरा, अगर मान लो 67% अगर मेल है तो 33% ऑटोमेटिकली रिजर्वेशन दे दिया कि नहीं वुमेन को। ये प्रोविज़न है। जबकि हमारे यहाँ पर 1996 और 2010 में 2 बार प्रोविजंस मतलब रेजोल्यूशन लाए जा चुके हैं वुमेन रिजर्वेशन के लिए कि पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन वुमेन को दे दिया जाए। अब इन स्टेप्स को देखो, हिस्टोरिक स्टेप तो बोल दिया था कि वो बहुत बढ़िया काम किया, बट रियलिटी में कुछ इम्प्लीमेंटेशन है नहीं, ना कोई सिग्निफिकेंट रिप्रेजेंटेशन है आज भी। अगर करंटली सिनेरियो अगर अपन देखें तो हमारे यहाँ पर हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने लेवल पे शो करने की कोशिश करती है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ काम करती हैं। कैसे कि उन्होंने एक तो ये बोला कि जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो रिजर्वेशन कोटा होना चाहिए वो हम इंश्योर करते हैं, और साथ में कोटा विद इन कोटा की भी बात करते हैं कि 33% जो औरतें इलेक्ट होकर या इलेक्ट हों या फिर अपॉइंट होकर की या फिर जिनको टिकट दी जाती है पार्टी लाइन पे, तो उनमें से उन 33% में से भी 33% तो SC ST की वुमेन होनी चाहिए। तो आप देखो कितना मतलब ब्रॉड सोच रखते हैं। बट कुछ ही ऐसे हैं जिन्होंने रिजर्वेशन की पॉलिसी को प्रैक्टिस करना शुरू किया है जब वो पार्टी लाइन पे टिकट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्शंस के टाइम पे। कुछ हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड और रूरल वुमेन पे ध्यान देते हैं, तो कुछ हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन पे ध्यान देते हैं कि कैसे भी करके पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर वुमेन पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करना चाहिए। तो उसमें पार्टी पॉलिटिक्स है, उसको हमें कहीं ना कहीं ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पॉइंट ही आ जाता है कि एक तो पार्टीज़ खुद इनिशिएटिव ले, और एक ये कहती हैं कुछ पार्टीज़ कि भाई ये पार्टीज़ की बजाय पहले पार्लियामेंट के अंदर रिफॉर्म्स लेकर के आओ, फिर पार्टीज़ ऑटोमेटिकली कर देंगी। तो भाई दोनों तरफ होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर राइटर एग्जांपल दे रहे हैं, बोला कीनिया में 349 मेंबर्स की नेशनल असेंबली है, वहाँ पे 349 मेंबर्स की, राइट। उसमें से 76 वुमेन ने अभी अपनी सीट सिक्योर किया, दैट इज़ 22%। जबकि इंडिया में आप देखोगे तो लोकसभा में 542 सीटों में से केवल 62 वुमेन रिप्रेजेंट कर रही हैं लोगों को, जो कि केवल 14.58% है। 2019 के इलेक्शन की बात है ये। तो कितना मतलब गैप आप देखो, कीनियन गवर्नमेंट पार्लियामेंट की बात देखो और एक अपनी पार्लियामेंट की। ऐसे ही कीनिया में जो सेनेट है, अपर हाउस और हमारा राज्यसभा है, तो वहाँ पर सेनेट में 67 मेंबर्स की है वो सेनेट, उसमें 21 मेंबर्स हैं। जबकि हमारे यहाँ पर 243 इलेक्टेड मेंबर्स की राज्यसभा है, तो उसमें केवल 25 ही मेंबरशिप वुमेन के द्वारा होल्ड की जा रही है। तो अपन देख सकते हैं कि कितना गैप है, रिफॉर्म्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये हाथरस जैसे केस हो गए, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, विशाखा केस अपन ने देखा, निर्भया केस अपन ने देखा, तो इनको कैसे राइट्स मिलेंगे उसके लिए कुछ ना कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है। हाँ, ये बात ठीक है, राइटर एक चीज़ बोल रहे हैं कि पिरामिड की तरह वुमेन पार्टिसिपेशन देखा जा सकता है, कीनिया हो चाहे इंडिया हो, कि जहाँ पर टॉप मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं वहाँ पर वुमेन पार्टिसिपेशन धीरे धीरे घटता जाता है, और बॉटम जो पार्टिसिपेशन है वहाँ पर वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। ये चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में भी देख लो, कॉरपोरेट्स जो भी है वहाँ पर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में जहाँ पे पहुँचते पहुँचते ऑटोमेटिक डाउन हो जाती है। अब एजुकेशन के अपन ने 3-4 आर्टिकल डिस्कस किए हैं कि जब 100 लड़कियां एडमिशन लेती हैं फर्स्ट क्लास में, तो 10th क्लास आते आते उनका हाल क्या हो जाता है, 33-37%, और ग्रेजुएशन करते करते 15% तक आके अटक जाती हैं वो। तो आप देखो कि किस तरीके से हायर लेवल पे जाते जाते वुमेन पार्टिसिपेशन ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो इस प्रोविज़न को हमें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और कीनिया में ये जो 2/3 लॉ आया है ना, इसके लिए वहाँ की जुडिशरी ने बहुत अच्छे से इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। 2010 में एक 2/3 जेंडर रूल निकाल दिया था वहाँ की जुडिशरी ने कि भाई आप ये चीज़ इम्प्लीमेंट करो, और कैसे भी करके आप फिक्स करो कि कोई भी जेंडर का रिप्रेजेंटेशन 2/3 दैट मीन 67% से ज़्यादा पार्टिसिपेशन ना हो। दूसरे जेंडर को भी आप 1/3 पार्टिसिपेशन एटलीस्ट दो, ज़्यादा तो चाहे कितना ही हो, 50-50 हो, कोई इशू नहीं है, बट ये कंडीशन बहुत अच्छी है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कीनिया ने बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया था कि बोला अगर 2 साल हो गए थे 2012 की बात, 2010 में रूल निकाल दिया पर 2012 तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये कह दिया, उनका नाम था डेविड के मारागा। उन्होंने ये कहा कि भाई पार्लियामेंट को डिसॉल्व करो, जब आपसे इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो रही तो मतलब प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर दिया कि डिसॉल्व करो पार्लियामेंट को आप।
तो यहाँ पर आप देखोगे कि किस तरीके से कोविड-19 के टाइम पे अगर आज देखें हम, तो ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। और अटॉर्नी जनरल ने एक चीज़ बिल्कुल कही है कि यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट की बात है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि आज जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हैंडल करने के लिए हमें विमेन रिप्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छे से इंश्योर करना ही पड़ेगा। पार्लियामेंट को इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, असर्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर वही बातें रिपीट हो रही है कि किसने क्या सोचा, क्या स्टेटमेंट दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे कि चाहे कुछ भी हो, नो गेन विदाउट पेन। चीफ जस्टिस ऑफ कीनिया ने क्या कहा? नो गेन विदाउट पेन। जब तक आप पेन नहीं लोगे तब तक आपको कोई गेन नहीं होगा। और साथ में चीज़ ये है कि आपको एनक्रोचमेंट मैकेनिज्म को कहीं ना कहीं यूज़ करना है तो केयरफुल इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एनक्रोचमेंट इसलिए बोल रहे हैं कि आप वुमेन पार्टिसिपेशन कर रहे हो तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो स्टैब्लिशमेंट्स है उसको आप कहीं ना कहीं रिफॉर्म करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंस चाहे कुछ भी हो, अपने को रिफॉर्म लाने हैं तो लाने ही हैं। हमें क्लियरली रेडिकल रेमेडीज़ की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें कहीं पर भी वुमेन पार्टिसिपेशन इंश्योर करना है और जो एक ऑलरेडी पॉलिटिकल एलिट्स जो ऑलरेडी अपनी स्टैब्लिशमेंट को या अपनी जो पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर रखे हैं, तो वो डेफिनेटली इस चीज़ को ऑब्जेक्ट करेंगे कि भाई हम तो कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाने देंगे। तो वहाँ पर कॉन्सिक्वेंस तो आएंगे, बट हमें अगर वाकई में रिफॉर्म्स लाने हैं तो पेन तो हमें झेलना ही पड़ेगा। और यही चीज़ एक इंडिया के लिए भी लेसन है। इंडिया में भी हमें सिस्टरहुड, देखो कितना अच्छा है, ब्रदरहुड का नाम तो हम ड्यूटीज़ में पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पर इंडियन सिस्टरहुड को भी हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जब सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस डिक्लेयर की थी अपनी 1998 में, वैसा ही मूवमेंट अभी भी कहीं ना कहीं आ जाएगा अगर आपने टाइम पे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। क्योंकि पहले विशाखा गाइडलाइंस आई थी, फिर उसके बेसिस पे फिर बाद में सेक्सुअल हरासमेंट से इनसे रिलेटेड लॉज आए थे, ठीक है। तो इस तरीके से एपेक्स कोर्ट है वो कहीं ना कहीं अब एक लास्ट एक रिजॉर्ट बचता है। देखो हर जगह पे हमारा सुप्रीम कोर्ट ही बच जाता है। और एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा था, अब मुझे एग्जैक्टली ईयर तो याद नहीं है, शायद 2017 था या उससे 17 नहीं था, 16 या 15 था। उसमें पूछा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करने का वो किसके पास में है, कौन किसकी ऑब्लिगेशन है, किसके ऊपर ये ड्यूटी है। तो वो आंसर था सुप्रीम कोर्ट उस टाइम पे। तो एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ही अगर चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है तो हमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही एक नज़र रखनी पड़ती है कि वो ही कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ अपन ने पिक की। ज़रूर अगर रिफॉर्म से रिलेटेड बात आए, जेंडर पैरिटी की बात आए तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द इल्यूसिव प्रॉमिस ऑफ वर्क। अभी कोविड-19 क्राइसिस आया, माइग्रेंट क्राइसिस अपन ने देखे, लेबर्स जो थे वो अपने होम स्टेट की तरफ पहुंच गए जहां सिटीज़ में काम करने के लिए आए थे वहां से। तब गवर्नमेंट ने उन सारे गरीबों को, सारे माइग्रेंट्स को जॉब देने के लिए गरीब कल्याण रोजगार योजना गरीब कल्याण रोजगार अभियान ये शुरू किया गया था जून 2020 को। इसके दो ऑब्जेक्टिव्स थे, एक तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना और गाँवों को एक तरीके से बेनिफिट देना कि कैसे भी करके आप जो रोज़गार दे रहे हो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा और जो रिटर्निंग माइग्रेंट्स हैं उनकी स्किल्स को भी हम काम में ले सकते हैं कि हाँ उन्होंने शहरों में बहुत अच्छे से काम किया है। तो ऐसे करके गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है उसको 116 डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट किया गया 125 दिनों के लिए। तो उसमें आप देखोगे कि ज़्यादा फोकस कहाँ पे किया गया, जिन डिस्ट्रिक्ट में माइग्रेंट वर्कर्स ज़्यादा थे रिटर्न होके जो आए थे। तो ऐसे करके 12 मिनिस्ट्रीज़ की स्कीम, मतलब इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए 12 मिनिस्ट्रीज़ एक साथ आई और इसमें 25 के लगभग स्कीम्स को सबज्यूम किया गया और इम्प्लीमेंटेशन की जो मेन जिम्मेदारी दे दी गई वो थी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये फैक्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं ऐसे ही ऐसे। और आजकल तो देखो करंट अफेयर कोई 2-4 महीने का नहीं है, 1.5 साल पहले का भी करंट अफेयर आता है। अपडेटेड रहो और एडिटोरियल को अच्छे से पढ़ो समझो। एडिटोरियल बेस्ड सीधे के सीधे क्वेश्चन आए अब की बार कम से कम 5-6, और एडिटोरियल जिसने अच्छे से समझे ना वो उन 5-6 क्वेश्चन को कहीं गलत ही नहीं कर सकता, इतने ईजी थे अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं तो अपने,
ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने अपने हाथ में ये जिम्मेदारी ले ली और अलोकेशन कर दिया 50,000 करोड़ रुपए का कि कैसे भी करके इस सारी प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जिसमें जॉब क्रिएशन भी हो जाएगी और गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो जाएगा। तो आप देखोगे कि 25 जो वर्क टाइप डिफाइन किए गए थे, ठीक है, 25 तो स्कीम थी और 25 तरीके के ही काम डिफाइन किए गए थे इस गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत, जिसमें 11 तो ऑलरेडी नरेगा के अंडर चल रहे थे। ठीक है, नरेगा ऑलरेडी गांव में जॉब देने की गारंटी की बात करता है और साथ में वहाँ पर ये भी देखी जाती है कि किस तरीके से नरेगा के वर्कर्स को यूज़ किया जाए, काम करवाया जाए उनसे, कि इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल इकोनॉमी को बेनिफिट पहुँचाया जाए। तो ऑब्जेक्टिव जो था वो तो वाकई में आप देखो बहुत अच्छा था, और जो अनसर्टेनिटी की क्लाइमेट थी जिसमें माइग्रेंट वर्कर्स अपनी रोजी रोटी के लिए तक तरस रहे थे, तो इस तरीके के स्ट्रेस को हैंडल करने में बहुत ही अच्छा कदम था ये अपने आप में। बट रियलिटी ये है कि क्या वाकई में ये इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाया। देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है कि एक्सपेक्टेशन क्या रहती है। नंबर एक कि कहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली होगी या फिर किन डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट किया गया है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि किन डिस्ट्रिक्ट पर आपने ज़्यादा ध्यान दिया है। तो देखो एक तो उन पर जहाँ पर माइग्रेंट वर्कर्स जो रिवर्स माइग्रेट करके आए हैं उनके नंबर्स जहाँ पे ज़्यादा हैं उन पे। दूसरा उन डिस्ट्रिक्ट्स में कि जो जहाँ पर पुअर लोग ज़्यादा रहते हैं, पुअर माइग्रेंट ज़्यादा पहुँचे हैं। जैसे मान लो ए डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर माइग्रेंट्स पहुँच गए 50। बी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे माइग्रेंट पहुँच गए 35 या 45 मान लो फॉर एग्जांपल। बट यहाँ पर जो कंपैरिजन पहले तो देखा जाएगा कि हाँ भाई ज़्यादा किस में है, तो ए चला गया। अब एक है सी, उसमें भी है 50 माइग्रेंट्स का रिवर्स माइग्रेशन जो हुआ, तो 50 सी वाले जो है ना वो ज़्यादा गरीब हैं ए की बजाय, तो सी को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी ना कि ए को। तो इस तरीके से पुअरिटी का कंपैरिजन होगा डिस्ट्रिक्ट में कि हाँ रिलेटिवली कौन सा ज़्यादा पुअर है। और तीसरा ये देखा जाएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, ऑलरेडी जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में। तो तीन चीज़ें हो गई, नंबर ऑफ माइग्रेंट्स, पुअरिटी लेवल चेक करना, और तीसरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी। तो ऐसे अगर अपन इन प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन के 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे देखें तो ये जो प्रोग्राम है इसमें 2 क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया की बात करें दैट इज़ कि हाँ नंबर ऑफ वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर जो रिवर्स रिटर्न होकर के आए हैं उनको हम हेल्प करें। तो वहाँ पर आप देखोगे उत्तर प्रदेश और बिहार मेनली कन्फाइंड है। अब इसके लिए भी प्रॉपर डेटा नहीं था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखो डेटा एनालिसिस की यहाँ पर आती है कि डेटा आपके पास में प्रॉपर है नहीं, क्योंकि माइग्रेंट क्राइसिस जब आया था तो गवर्नमेंट तो केवल कोविड-19 के केसेस को टैकल करने के लिए लग चुकी थी। ठीक है, माइग्रेंट कितने मुंबई से, दिल्ली से, अहमदाबाद से, सदर्न इंडियन स्टेट से अपने गाँव की तरफ पैदल ही निकल चुके थे 700, 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल चौक हो चुका था। तो हमारे यहाँ पर डेटा एनालिसिस प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं है। फिर भी एक जो अपन आइडिया एस्टिमेट जो लगाते हैं हमेशा, हाँ यूपी, बिहार, झारखंड इन वाले रीजन से ही ज़्यादा आउट माइग्रेशन होता है जॉब के लिए, यहीं से लोग अपना घर छोड़ करके जाते हैं। तो वहाँ पर आप देखोगे कि 116 डिस्ट्रिक्ट टारगेट किए गए थे ओवरऑल गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत। तो उनमें से 63 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो यूपी और बिहार के हैं। ओके, सेकंड क्राइटेरिया के बेसिस पे अगर अपन देखें पुअर्टी बेसिस पे, तो पुअर्टी में भी अब ये देखा जाता है कि देखो कि उनके पास में पुअर्टी रेट कितनी प्रेवलेंट कर रही है। जो एनएसएसओ का जो डेटा है 68 राउंड 2011-12 उसके बेसिस पे देखा गया। लिटरेसी रेट चेक करी जाती है और उस पुअर पॉपुलेशन में भी SC ST की पॉपुलेशन कितनी है वो देखी जाएगी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि डेटा डेफिसिट तो यहाँ पर भी था कि डेटा का प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पाए, क्योंकि डेटा ही जब नहीं है अपने पास में तो क्या वाकई में टारगेट कर सकते हैं। तो कई बार डेटा के ऊपर आपको लिखना हो और कहीं पे चीज़ हो, जैसे कि आधार कार्ड मेटा डेटा की बात आई थी, अभी ये क्वेश्चन था 2020 में आधार कार्ड मेटा डेटा, उसमें आप डेटा की इंपॉर्टेंस को समझो और एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर थी उसमें भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया अभी 2020 के अंदर। तो पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि डेटा कलेक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सो दैट
सर्वे कैन बी डन, सर्वे आराम से हो जाएंगे, एंड देन पॉलिसी कैन बी फॉर्मुलेटेड अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी फॉर्मुलेट की जा सकती है, और इम्प्लीमेंटेशन कैन ऑल्सो बी डन एफिशिएंटली। तो एफिशिएंसी भी तभी आती है। तो ये दोनों केसेस में गवर्नमेंट के पास में जो एग्जिस्टिंग डेटा थे ना, देखो 2011 के डेटा के बेसिस पे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, तो यहाँ पर कंसर्न तो आता ही है ना। फिर बात आ जाती है इन दोनों को ध्यान में रखते हुए तीसरे क्राइटेरिया की कि एफिशिएंसी क्या रही। तो जब नरेगा की बात करें, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, 2011 से 2019 के टाइम पे जो उनका इम्प्लीमेंटेशन रहा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ही नरेगा इम्प्लीमेंट करवाती है, तो हमें यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि हमें इस यहाँ पर एफिशिएंसी को समझने के लिए कुछ परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में हमें डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो कवरेज और एक इंटेंसिटी, कि कितने लोगों को कवर किया गया, और कितनी इंटेंसिटी कि जितने लोगों को किया गया उनमें वाकई में कितनों को बेनिफिट पहुंचा है। क्योंकि होता क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो देखी गई है ना इस सर्वे में इन राइटर्स के द्वारा, कि भाई हमने कवरेज तो ठीक ठाक मिल गया, कि हाँ कवरेज मिल गया, बट इंटेंसिटी की जब बात आती है तो कुछ सेक्शन ही हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा है। मतलब ये हो गया कि आप देखो नरेगा जैसी स्कीम जिसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, ना कोई आप रिजर्वेशन की बात करते हो ना कुछ और उसमें भी आप जाकर के अगर देखोगे तो डेटा शो यू करता है कि कुछ ग्रुप गांव के कुछ लोगों को ही या कुछ लोगों के ग्रुप को ही वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ मिलती हैं या काम मिलता है। तो ये तो एक पार्टीशनशिप आ गई, ये तो होना ही नहीं चाहिए। जबकि ये तो एक वेलफेयर स्टेट का आइडिया है कि कैसे भी करके गरीबों का कल्याण हो, उसके लिए नरेगा जैसी स्कीम सही है। और उसी को ध्यान में रखते हुए गरीब कल्याण रोजगार अभियान भी शुरू किया गया था। तो आप यहाँ पर देखोगे कि डेमोग्राफिक कवरेज की बात करें, 2011 के सेंसस के बेसिस पर डिफाइन किया गया था कि किन जवानों को रोजगार देना है, किन को नहीं देना। और साथ में फाइनेंशियल कवरेज है, उसमें ये देखा गया था कि महंगाई को एडजस्ट करके फिर बाद में इंडिविजुअल्स को अपन पेमेंट प्रोवाइड करें। तो इसमें भी कहीं ना कहीं इरेगुलरिटीज़ देखी गई। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो निकल के आती है वो ये इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक आया है। आप देखो 2011 से लेके 19 के बीच में जो इस तरीके की स्कीम्स इंप्लीमेंट हुई, फॉर एग्जांपल नरेगा, उसका डेटा लिया गया, कंपोजिट इंडेक्स क्रिएट किया गया पूरा एवरेज निकाल करके कवरेज का और इंटेंसिटी का। और दूसरा ये जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान था, इनके डिस्ट्रिक्ट जो 116 थे इनका सर्वे किया गया। तो आप पाओगे कि 2011 से 19 के बीच में जो इम्प्लीमेंटेशन थी ना, उससे भी बुरा परफॉर्म किया इस स्कीम ने, जबकि ऑब्जेक्टिव कितने अच्छे थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये निकाल के लेके आ रहे हैं कि जिन स्टेट्स में सोशल ऑडिट अच्छे से परफॉर्म हुई है उन स्टेट्स में ये स्कीम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाई है। और यही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आज यूपी हो, बिहार हो, या जो भी ऐसे स्टेट जहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है, उन स्टेट्स में तो आप देखोगे कि इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही घटिया तरीके से रही है। ना तो कवरेज प्रॉपर रहा है, ना एफिशिएंसी रही है, ना इंटेंसिटी को इंश्योर कर पाए हैं। आप देखोगे जो रिचर स्टेट्स हैं वहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं पर्सन पर डे के हिसाब से, पर्सन डेज मतलब एक आदमी को कितने दिन तक काम मिल रहा है, वो देखोगे तो वो भी बहुत पुअरली परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पॉइंट ये आ रहा है कि जो टारगेट लिया गया था माइग्रेंट स्कोर, इनको टारगेट मतलब उनकी वेलफेयर को या उनकी लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करने के लिए, वहाँ पर भी इरेगुलरिटीज़ आ रही हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रही, दैट इज़ सोशल ऑडिट। झारखंड, बिहार, उड़ीसा, यूपी, उत्तराखंड, यहाँ पर आप देखोगे तो ऑफिशियली जो डेटा लिया गया है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बेसिस पे, और उसको कंपेयर अगर करें इधर आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान वाले स्टेट्स हैं, तो वहाँ पर बहुत गजब का डिफरेंस आपको देखने को मिला है। क्योंकि सोशल ऑडिट, ये तीनों जो स्टेट्स है, चारों स्टेट जो नीचे वाले, यहाँ पर सोशल ऑडिट प्रॉपर वे में कंडक्ट की गई है, और यहाँ पर सोशल ऑडिट बिल्कुल मिसिंग थी। अगर अपन देखें तो इन दोनों स्कीम्स के एविडेंसेस देखिए, कौन सी, एक तो GKRA और एक नरेगा, इनमें अगर अपन देखें तो स्टेट में जहाँ जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटीज अच्छी थी वहाँ पर ये स्कीम्स अच्छे से परफॉर्म कर गई, तो उसमें कोई डाउट नहीं था। बट जो वाकई में लोगों के पास में बेनिफिट मिलना चाहिए था, अगर वहाँ पर आपका डेटा प्रॉपर नहीं है, आपकी एक एनालिटिक्स प्रॉपर नहीं करते हो, तो वो कैसे बेनिफिट दे पाएगा टारगेटेड जो भी सेक्शंस हैं उनको। नरेगा जो है वो बेस्ड है अपने
नरेगा बेस्ड एक पूरा रिसर्च करती है, एक पूरा सेक्शन, एक ग्रुप है जिसका नाम है पीपल सेक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी। उसने ये शो किया है कि बिहार जो है वहाँ पर आप देखोगे तो नरेगा एम्प्लॉयमेंट में भी बहुत सारे क्राइसिस का सामना वहाँ पे करना पड़ता है, जो कि एक पेरेनियल स्कीम है, 12 महीने स्कीम ये चलती रहती है। रही सही में 12 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान वाली स्कीम जो इम्प्लीमेंट की गई, वहाँ पर भी इरेगुलरिटीज़ देखी गई। दूसरी तरफ यहाँ पे राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि बिहार में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, लगभग 12 वो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर नरेगा का जो एक स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है कि नरेगा में मटेरियल टू लेबर का मतलब कि कितना मटेरियल काम में आ रहा है और कितनी लेबर लग रही है, इसका रेशो 40% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। कहने का मतलब जितना खर्चा हो रहा है ना, उसका 40% से ज़्यादा मटेरियल पे नहीं जाना चाहिए। दैट मीन्स कम से कम 60% तो लेबर की वेलफेयर ही इंश्योर होनी चाहिए, काम पर ही जाना चाहिए, भत्ता देने में, वेजेस देने में ही जाना चाहिए। जबकि 12 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे बिहार में जहां पर इस लिमिट को ब्रीच किया गया, मतलब लेबर्स की जो वेलफेयर होनी चाहिए, लेबर को जो पेमेंट मिलना चाहिए, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। तो पॉइंट यहाँ पर ये निकल के आता है कि भाई माइग्रेशन के टाइम पे जो डेटा डेफिशिएंसी रही, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की हमने, वो या कैपेसिटी डेवलप करनी है, कैपेसिटी जो ऑलरेडी थी लेबर के पास में उसको हम यूटिलाइज करें, तो वहाँ पर एक ब्यूरोक्रेटिक हर्डल भी कहीं ना कहीं देखने को मिली है। तो पॉइंट यहाँ पर यही आ जाता है कि जब बात राइट्स की आती है ना, डिलीवर करने की, कि हाँ इसके अधिकार हैं, कि रोजगार का अधिकार है तो उसको काम मिलना चाहिए, राइट टू लाइफ है तो डिग्निफाइड लाइफ अपन उनको दे सकें, तो वहाँ पर एक हमें इस तरीके की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। सोशल ऑडिट्स होनी चाहिए, आरटीआई को और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, वीक नहीं होना चाहिए। वो सारी चीज़ आप ऐड ऑन कर सकते हो जो ऑलरेडी अपन बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि आरटीआई को कितना वीक किया जा चुका है धीरे धीरे, जो कि कहीं ना कहीं एक वेलफेयर स्टेट को इंश्योर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। और अभी तो अपन ने ये शॉर्ट टर्म की बात की है, लॉन्ग टर्म में तो देखने वाली बात है कि किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होता है इस पूरी स्कीम का। नेक्स्ट आर्टिकल है प्रोग्रेसिव कोड। अभी जो ये लेबर रिफॉर्म से रिलेटेड एक बिल तो पहले से पारित हो चुका था, अब 3 बिल्स थे वो और पारित हो गए, तो ऐसे करके 4 कोड्स में कन्फाइन कर दिया गया है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 44 डिफरेंट लेबर लॉज थे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सिस्टम दिखाई पड़ता था। कोई भी अगर एक्सटर्नली कोई बाहर से आकर के हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहे, या कोई भी कॉरपोरेट हमारे यहाँ पर अपनी बेस को एक्सपेंड करना चाहे, तो उनको कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो उन सारी समस्याओं को कहीं ना कहीं 4 लेबर कोड में हमने कंसिडर किया, जिसमें रिसेंटली 3 तो अभी पार्लियामेंट ने पारित किए हैं। तो इसमें ऑलरेडी जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कंसल्टेशन भी की गई है। बेसिकली ये CII के मेंबर हैं संजीव बजाज जी, तो उन्होंने ये लिखा है। तो ये थोड़ा सा तो एंटरप्राइजेस की तरफ से सोचेंगे, तो उस एंगल से भी हमें तो पता होना चाहिए ना। अभी तक तो लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से कि लेबर को किस तरीके से स्ट्राइक करने का राइट भी नहीं है, पर यहाँ पर हमें ये भी तो देखना ज़रूरी है ना कि हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, हम सोशलिस्टिक भी हैं तो हम वो भी हैं, कैपिटलिस्ट भी हैं। तो इस वजह से हमें तो दोनों तरफ के एंगल समझ में आने चाहिए। गवर्नमेंट हो, चाहे वर्कर्स हो या एम्प्लॉयर्स हो, सबका एक क्रूशियल रोल होता है। अगर कहीं पर भी कोई भी आउटब्रेक हो, कहीं पर भी अगर सस्टेनेबिलिटी की बात करें कोई भी बिजनेस की या जॉब्स की, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि मैंने ILO के लिए बताया था ना कि ILO एक इकलौता इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर 3 की स्टेक होल्डर्स की मेंबरशिप होती है। तो ये जो रिफॉर्म्स हैं ये बहुत ही स्मूथ वर्किंग को इंश्योर करने के लिए काम करेंगे। साथ में वर्कर्स की हेल्थ और सेफ्टी को भी इंश्योर करने में बहुत इंपॉर्टेंटली रोल प्ले करने वाले हैं, जो कि आज के टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ज़्यादातर एंटरप्राइजेस की हम बात करें इंडिया में, तो जस्ट बिकॉज ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज वो अपने बेस को भी इंक्रीज़ करने से डरते थे। क्यों? क्योंकि कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारी चीज़ों को मतलब मानना पड़ता था, इम्प्लीमेंट करना पड़ता था। इसलिए मान लो पहले तो 100 जो लोग थे वहाँ तक ही ये था कि 100 से ज़्यादा या 100 तक लोग जहाँ लेबर काम कर रही है उस इंडस्ट्री में, अगर वो
इंडस्ट्री का जो मालिक है, एम्प्लॉयर, वो किसी को निकालना चाह रहा है या एंट्रेंचमेंट करना चाह रहा है, रिट्रेंचमेंट करना चाह रहा है, तो उस केस में उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। तो भाई वो 99 ही रख लेगा ना अपने पास में, 99 लेबर रख लेगा, 100 क्यों रखेगा कंप्लायंस की अगर इतनी चिंता है। तो बेस भी इंक्रीज़ नहीं कर पाता और उसका अल्टीमेटली देखो कॉरपोरेट को भी लॉस है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने में भी प्रॉब्लम है, और तीसरा इकोनॉमी को भी प्रॉब्लम है। तो अगर अपन लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर जो ये बेस बढ़ा के 100 से 300 वर्कर्स का कर दिया ना, कि जहाँ पर अगर रिट्रेंचमेंट करे या क्लोज़र करे कंपनी का या ले ऑफ करे, तो उसमें वहाँ 300 वर्कर्स जब तक हैं अपनी फैक्ट्री में या कहीं पर भी, तो एम्प्लॉयर को गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखो इसका एक जीता जागता उदाहरण भी है राजस्थान गवर्नमेंट ने ये चीज़ पहले ही इम्प्लीमेंट कर दी थी, तो आज राजस्थान में बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस आ रही है। और इसी तरीके के सिमिलर अमेंडमेंट्स 15 स्टेट्स ने भी अपने यहाँ पर कर दिए। तो ये कोई अलग से कुछ नया काम नहीं हुआ है, ये हमारे ऑलरेडी ट्रेंड में है। इसी के साथ में देखें तो ग्लोबल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से आज तो अनप्रिडिक्टेबल है, फ्लक्चुएट कर रहा है। तो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को भी कहीं ना कहीं जहाँ काम मिलेगा, तो आप देख सकते हो, तो वो भी तो कुछ तो प्रोजेक्ट बेस्ड काम होता है ना। जैसे मान लो कोई टेक्सटाइल या गारमेंट बेस्ड कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया है कि हाँ भाई इतना हमें प्रोडक्शन करना है, इसके बाद में और देखेंगे, कुछ और ऑर्डर मिलेगा। इसी तरीके से आप देखो फूड, एग्रो प्रोसेसिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई 2 स्टेशंस के बीच में रेलवे ट्रैक का रिनोवेशन होना है, तो उस रिनोवेशन के टाइम पे अगर जितने ज़रूरत है उतना ही तो लेना वो, फिर उसके बाद में और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिले तो भैया आप दूसरी जॉब देखो, आपके पास स्किल तो है ही। तो और दूसरा कोविड-19 की वजह से वैसे ही अनसर्टेनिटीज़ कितनी ज़्यादा बन चुकी है, तो वहाँ पर एम्प्लॉयर को फ्लेक्सिबिलिटी देना ज़रूरी है। नहीं तो आज आप देखोगे इस पूरे इकोनॉमिक क्राइसिस को हैंडल करने में एंटरप्राइजेस कोलैप्स कर जाएंगे। रही सही में जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट वर्कफोर्स होती है, जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है, उन्हीं का तो फिर बाद में डेली वेजेस बेस उनका सिलेक्शन होता है कि हाँ भाई ये अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। आप भी देखो कि प्रोविजनल बेसिस पे सबसे पहले रिक्रूटमेंट होता है कि शुरुआत के 2 साल तो गवर्नमेंट जॉब में होता है, कई जगह 3 साल भी होता है, कई जगह 1 साल भी होता है, अलग अलग कैटेगरीज वाइज होती है। या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हो तो शुरुआत में आपको 1-1.5 महीना तो यूँ देखते हैं कि हाँ कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये देखा जाएगा, फिर उसके बाद में पेरोल पे लिया जाता है। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो काम होता है उसी में से तो बाद में लिया जाता है। फिर बात आती है कि जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की डिमांड तो इतनी रहती है कि भाई उनको सोशल सिक्योरिटी मिलती है, उनको इंश्योरेंस मिल जाता है, उनको और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, हेल्थ फैसिलिटी मिल जाती है। उन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए भी तो गवर्नमेंट ने बहुत से काम किए हैं ना। और हायरिंग जो होती है अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू ही तो होती है। अब कॉन्ट्रैक्टर बेसिस आपने काम किया, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप परमानेंट जॉब ले सकते हो। तो इसके लिए भी स्टैट्यूटरी एंटाइटलमेंट आगे की बात की जा चुकी है, और जो कंडीशन है वो इक्वलेंट रख दी गई है कि आप रेगुलर एम्प्लॉय हो या फिर पार्ट टाइम एम्प्लॉय हो, आपको एक जैसी कंडीशन मिलेगी। कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन ये चीज़ बिल्कुल क्लियर करता है। साथ में आप देखो कि जो टेन्योर फिक्स किया जा चुका है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में, उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक नहीं करेगा जल्दी से, तो वो चीज़ें भी तो सिक्योरिटी दे रही है। इसके अलावा अगर अपन देखें वर्क का नेचर है वो भी अब लगातार चेंज होता जा रहा है। गिग इकोनॉमी आ गई, आपको भी पता है इस तरीके से। तो उन वर्कर्स को जो कि लगातार काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी एक स्ट्रेंथ देने के लिए आप देख सकते हो कि सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी कोड भी लाया गया है, जिसमें कि फॉर्मल इकोनॉमी की तरह ही जो फॉर्मल ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनकी तरह ही जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनको हेल्थ चेकअप्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उनको इंश्योरेंस फैसिलिटी दी जा रही है, उनको जितने भी हैजार्डस फैक्ट्रीज़ हैं उन सब में हर एक तरीके से उनको फिज़िकली और मेंटली उनको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। अब ESIC की बात कर लो या EPFOs की बात कर लो, उनकी रिक्वायरमेंट्स है वहाँ पर भी जो लोग 10 से 20 वर्कर, 10 की बजाय 20 वर्कर्स तक जाएंगे तब तक वो वॉलेंटरी बेसिस अपना खुद का अप्लाई कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि छोटी ऑर्गेनाइजेशंस को भी आप पेंशन स्कीम्स का या फिर जो इंश्योरेंस स्कीम्स है उनका बेनिफिट दे पा रहे हो, तो ये कितनी अच्छी बात है। साथ में वुमेन पार्टिसिपेशन की भी हम बात करते हैं, तो जब सोशल सिक्योरिटी दे सकेंगे, एनवायरनमेंट कंड्यूसिव होगा,
तो देखो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी अपने आप इंक्रीज होगा। आज 50% लेबर पार्टिसिपेशन अगर वुमेन का जिस दिन हो जाएगा ना, उस दिन हमारी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। रीज़न बीइंग क्योंकि आज 50% पॉपुलेशन तो फीमेल है, जबकि जॉब में हमारे पार्टिसिपेशन अपन ने देखा था कि 11% तक आ जाती है घटते घटते। तो अपन देख सकते पढ़ी लिखी फीमेल हैं वो भी अवॉइड करती हैं ये सोच के कि हम हमारे बच्चों को पढ़ा लेंगे। एक्सप्लेन पेज में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था ये चीज़, ठीक है। तो आप देखो कि किस तरीके से फीमेल लेबर फोर्स जो है उसको भी इंक्रीज़ करने में ये जो लेबर कोड है वो बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। इसी तरीके से द ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन कोड जो है वो भी माइग्रेंट वर्कर्स को भी कवर किया जा रहा है। अब माइग्रेंट वर्कर्स को एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल जो कि आधार बेस्ड अटैच रहेगा, जिसके पास भी आधार कार्ड है वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है और उस रजिस्ट्रेशन के बाद में उसको अपने हिसाब से काम मिल जाएगा। काम का मतलब उसको फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी जो फैसिलिटी माइग्रेंट को मिलेगी। तो माइग्रेंट वर्कर्स को भी एक आइडेंटिटी मिली है, उनको प्रोटेक्शन देने की बात की गई है, तो कितनी अच्छी बात है। और आधार के अलावा कोई और डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है कि हाँ हमारे पास में कोई और डॉक्यूमेंट है या ज़रूरत है। दूसरा, अगर वो डी रजिस्टर या डी लाइसेंस करना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं उस पोर्टल से बाहर, तो उनको नोटिफाई करना होगा एक रजिस्टरिंग ऑफिसर से कि भाई हम इस तरीके से इस वजह से हम बाहर निकल रहे हैं, आप हमें डी रजिस्टर कर दो। तो अब वर्कर्स को अगर कोई भी एम्प्लॉयर एक्सप्लॉइट करेगा तो वो अपनी ग्रीवांसेस को रिड्रेस करवा सकते हैं कि नहीं एक सेंट्रलाइज पोर्टल के ऊपर। उससे कितना बेनिफिट होगा अपन भी समझ सकते हैं कि एक आज देख सकते हो आज हम डिजिटल वर्ल्ड के एरा में जी रहे हैं, तो वहाँ पर अगर इन माइग्रेंट वर्कर्स को अगर डिजिटली ही टैकल किया जाएगा तो कितना एफिशिएंटली काम हो सकता है। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 की बात करें, उसमें ये बताया गया है कि कोई भी स्ट्राइक करे कोई भी यूनियन तो उनको 14 दिन पहले नोटिस करना पड़ेगा और एम्प्लॉयर को भी 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा कि भाई आप बंद कर रहे हो। तो कहने का मतलब इन दोनों को एक तरीके से इनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो लेबर के बीच में और एम्प्लॉयर के बीच में, तो वो बैठ करके बातचीत करके इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या होगा, डिसरप्शन नहीं आएगा, इकोनॉमी को प्रॉब्लम नहीं आएगी और उस फैक्ट्री को और उस पर्टिकुलर संस्था को भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो मैकेनिज्म है ना, ये बहुत लंबे समय से एनालिसिस बेस्ड है ये, ठीक है। और साथ में रीस्किलिंग फंड की भी बात की थी अपन ने, एक एनालिसिस पूरा ढंग से देखा था उसमें कि रीस्किलिंग फंड भी स्टैब्लिश किया जा रहा है, जिसमें कि पिछले 15 दिन, जिस दिन से रीस्किलिंग फंड स्टैब्लिश किया जा रहा है उसके पिछले 15 दिन का फंड जो है वो इकट्ठा करके और लेबर को वहाँ पर जॉब भी दिलाई जाएगी। आप भी देखो कि कहीं पर भी आप अगर अपडेटेड नहीं रहते हो तो किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी के बेसिस पे आप अपने आप को फुलफ़िल कर पाओगे। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, कंप्यूटर बेस्ड डिफरेंट सिस्टम्स की बात करते हैं। अगर लेबर को उसके बारे में नॉलेज नहीं होगा तो क्या आज भी हम 19th या 20th सेंचुरी में जी रहे हैं? नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग उनको रीस्किल करने की भी ज़रूरत है, तो वो फैसिलिटी भी दी गई है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो तीनों कोड बिल आए ना, ये बहुत ही अच्छे हैं फ्यूचर के लिए, फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए, सेफर हैं, फेयरर हैं, ग्रीनर हैं और रेजिलियंट हमारी इकोनॉमी को बनाने में ये हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आज का डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।